हेलो, मैं डॉक्टर अवध बिहारी पुराण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अब्दुल बारी मेमोरियल महाविद्यालय, गुलमोहरी, जमशेदपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेमेस्टर 5 के विशेष पत्र के खंड ख के एक महत्वपूर्ण रचनाकार, जिसे संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत ही नहीं पूरा विश्व उन्हें कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के रूप में जानता है, पहचानता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसकी एक प्रमुख कहानी पंच परमेश्वर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी बातचीत किए कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं हिंदी कथा साहित्य में एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने लगभग 15 उपन्यासें और 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। और उसमें कुछ जो प्रमुख कहानियाँ हैं जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और हमें अभी भी पढ़ना है। और मुझे लगता है कि बाद में भी हम लोग को बिना परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से नहीं, ऐसे ही जीवन मूल्यों को समझने के लिए, सामाजिक बनने के लिए मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं जो है काफ़ी प्रासंगिक है आज भी। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज भी मुंशी प्रेमचंद की वो कहानियाँ, जो प्रमुख कहानियाँ हैं, जो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और जिसमें हम लोग को अध्ययन करना होता है। तो उन्होंने अपने काल में, जैसे कि उन्होंने, हम लोग पहले ही बात की कि उसका जीवन जो है अभाव में बीता। उन्होंने गरीबी को अच्छी तरह से समझा, भोगा और भोगा हुआ यथार्थ ही उनकी कथा साहित्य में, खास करके उनके कहानियों में, कहानियों का विषय वस्तु रहा है। और जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है और मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। तो हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसका यथार्थ चित्रण हमें साहित्य में ही देखने को मिलता है। और इस चित्रण, ये जो यथार्थवादी परंपरा का निर्वाह, या फिर कहिए कि इसकी शुरुआत तो मुंशी प्रेमचंद जी कर ही दिए थे। तो उन्होंने समाज में हो रही घटनाओं को देखा और उसी को अपने रचनाओं का विषय वस्तु उन्होंने बनाया। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखिए तो उसकी ये जो छोटी कहानी है पंच परमेश्वर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक भी है। इसीलिए हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य जो है इस आधुनिकीकरण के युग में मशीन की भांति काम कर रहे हैं, मशीन होते जा रहे हैं, संवेदनाहीन होते जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि मानवीय मूल्यों को समझने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी प्रासंगिक हैं। इस दृष्टिकोण से हमें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अपने काल में, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने काल में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ही उनकी कहानियों का आधार बने। ठीक, अपने काल में जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे वही उनके कहानियों का आधार या विषय वस्तु बने हैं। जहाँ एक तरफ उनकी कहानियाँ, या फिर कहिए कि कहानियों में गाँवों के लोगों का रहन सहन, उनकी परेशानियाँ और उनके छोटे बड़े सुख दुख, हर्ष विषाद की झलक मिलती है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिंदगी की जटिलता से जूझते हुए शहर वासियों का चित्रांकन भी, यथार्थ चित्रांकन भी, या फिर कहिए कि यथार्थ चित्रण भी उनके कहानियों में मिलता है। और अभी जैसे मैंने कहा कि इस आधुनिकीकरण के युग में हम लोग संवेदनाहीन हो जा रहे हैं, तो इस बीच हमारे जो मानवीय संबंध हैं इसमें बहुत ही कमी आई है।
तो मानवीय संबंधों पर आधारित ये जो उनकी कहानी है पंच परमेश्वर, ये उनकी कहानियों में सबसे प्रमुख कहानी है पंच परमेश्वर। जैसे कि नाम से ही लग रहा पंच परमेश्वर, जहाँ पंचों होती है, पंच होते हैं, 5 लोग होते हैं, वहाँ ईश्वर की वास होती है, परमेश्वर की वास होती है। तो हम लोग चलिए कहानी की विषय वस्तु में बातचीत करते हैं कि कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी इस छोटी कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और किस तरह से घटनाएं घटती है, और ये नामकरण जो पड़ा पंच परमेश्वर ये किस तरह से सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस कहानी के प्रमुख 2 पात्र हैं, एक है अलगू चौधरी और दूसरा है जुम्मन शेख। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जुम्मन शेख जो है मुस्लिम संप्रदाय से हैं और अलगू चौधरी जो है वो हिंदू संप्रदाय से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी दोनों के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता है। ठीक है, तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बचपन से ही दोस्त थे, मतलब स्कूल के समय से ही दोनों दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। ठीक है, कहिए कि जिसको कि बहुत ज़्यादा, जिसको कि हम लोग आँख मूंद के जिस पर विश्वास कर सकते हैं, और ऐसी दोस्ती दोनों में थी, जुम्मन शेख में और अलगू चौधरी में। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, कुछ ऊँच नीच नहीं, सिर्फ और सिर्फ भरोसा था, वो भी दोस्ती का था, वो भी विश्वास था। वे साथ खाते पीते नहीं थे। ठीक है, वे साथ खाते पीते नहीं थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे। ठीक है, दोनों के विचार मिलते थे, यही उनकी मित्रता का प्रमुख आधार था। ठीक है, दोनों के विचार मिलते थे, उससे देखें हम लोग भी उसी से दोस्ती करते हैं जिससे हमारी विचार मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर भी दोनों के विचार मिलते थे, यही उन लोग की जो गहरी दोस्ती का या फिर कहिए कि मित्रता का आधार था, वो था विश्वास। ठीक है, और विचारों का मिलना। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला, जिसको कि मौसी कहते हैं हम लोग, बूढ़ी खाला थी। ठीक है, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद थी। जुम्मन शेख ने उन्हें बहला फुसला कर जायदाद अपने नाम लिखवा ली। ठीक है, उसकी जो बूढ़ी मौसी थी उसका और कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्हें वो बहुत ही बड़ी चालाकी से उसे बहला फुसला करके ज़मीन, जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उसको अपने नाम उन्होंने लिखवा ली। ठीक है, और यही कारण है कि आगे चल कर के दोनों के मित्रता में एक ऐसा कहीं कि पड़ाव आता है कि दोनों दुश्मन की भांति एक दूसरे को दुश्मन की भांति देखता है। ठीक है, लेकिन समय आते फिर उसकी दोस्ती ठीक हो जाती है। तो उन्होंने ज़मीन लिखवा ली, और जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, रजिस्ट्री जिसको कहते हैं, खाला का वो जो जुम्मन शेख है खूब आदर, उसका देखभाल वो करता था। ठीक है, और जैसे ही रजिस्ट्री हो गया तो उसके विचार में, उसके हाव भाव में, उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। वह अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनाता था। ठीक है, पहले तो बोला था कि आप अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं जब तक आप जीवित हो तब तक मैं आपकी देखभाल करूँगा। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हो जाती है उसके विचार में परिवर्तन हो जाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन तक खालाजान ने सुना और सहा। सूखी रोटी के साथ साथ जो खरी खोटी सुनाई जाती थी उसको कुछ दिनों तक ने खालाजान ने, उसकी मौसी ने सुना भी और सहा। जब तक सहन शक्ति थी तब तक उन्होंने सहा, और जब नहीं सह सकी तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर महीने कुछ रुपये दे दिया करो, जिससे कि मैं अलग पकाकर खा लूँगी। ठीक है, तो जुम्मन ने रुपये देने से मना कर दिया। जुम्मन शेख जो थे वो रुपये देने के लिए मना कर दिया। इस पर खाला, उसकी मौसी बिगड़ गई, भड़क गई, और उन्होंने कहा कि मैं पंचायत बैठाऊंगी और पंचायत में इसका फैसला कराऊंगी। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने पंचायती करने की धमकी दी, तो जुम्मन शेख पढ़ा लिखा होने के कारण बात मान लिया, क्योंकि वह जानता था कि जीत उनकी ही होगी। इसलिए उन्होंने कहा, हंसकर बोले, ठीक है ज़रूर, तुम कराओ, पंचायती करा लो।
कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए, मतलब डंडा लिए, घर घर घूमी, भटकी, सभी लोगों से पंचायत में आने के लिए निवेदन किया, कहा। किसी ने तो कहा कि हाँ आऊँगा, और किसी ने हाँ करके टाल दिया, तो किसी ने उसे उल्टी ही वहाँ पर गालियाँ दी, या फिर कहिए कि बुरा भला कहने लगा। चारों ओर से जब वो घूम ली तो अंतिम में वह अलगू चौधरी के पास आई। और जैसा कि हम लोग पहले ही बात किए कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में काफ़ी गहरी मित्रता है, और अंतिम में वो अलगू चौधरी के पास आई और वो अलगू चौधरी से भी पंचायत में आने के लिए कहा। ठीक है, तो अलगू चौधरी बोला, आ तो जाऊंगा पर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। अलगू चौधरी वो मौसी से कहता है, खाली मौसी से कहता है, मैं आऊँगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलूँगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, जुम्मन शेख से मेरी पुरानी दोस्ती है, इसलिए मैं दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आऊँगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलूँगा, क्योंकि उससे मेरी पुरानी दोस्ती है, उसे बिगाड़ कर नहीं, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? ठीक है बेटा, क्या दोस्ती बिगड़ने के डर से जो ईमान है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो न्याय है, इसकी बात नहीं कहोगे? इतना कह करके खाला चली गई। उसके बाद अलगू चौधरी बहुत देर तक इस बात को सोचता रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दिया था मौसी जी ने। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया और न्याय मांगा। वह पंच का फैसला मानने को तैयार थी। खाला जो थी, मौसी थी, उन्होंने पंच बैठाया और कहा, अपनी बातों को उन्होंने रखा और कहा कि जो भी वो फैसला सुनाएंगे उसको मैं मानने को तैयार हूँ। फिर सरपंच बनाने की बारी आई कि ये जो पंच बैठा है उसका मुख्य कौन होगा। सरपंच बनाने की बारी आई। पूछने पर जुम्मन शेख बोले, खाला जिसे चाहे उसे वो बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू चौधरी को सरपंच बनाया। ठीक है, जब अलगू चौधरी सरपंच बने तो जुम्मन शेख बहुत खुश हो गए, मन ही मन वो बहुत खुश हो गए। वो सोच रहा था अब तो जीत हमारी ही होगी, मेरी ही होगी, पर अलगू कतराने लगे। तब खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। ठीक है, तब वो खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है, उसके मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। ये बूढ़ी काकी ने कहा कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन होते हैं। पंच के दिल में खुदा बसता है और उनके मुंह से जो बातें निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। ठीक है, अलगू चौधरी सरपंच बने। खाला और जुम्मन शेख अब उनके लिए एक समान थे, वो समान के दृष्टिकोण से उन्हें देखने लगा। अब जुम्मन शेख ने अपनी बात पंचों से कही, खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई पढ़ा लिखी या फिर कहिए कि लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई थी कि मैं उसको हर महीने खर्च दूंगा। इस बात पर अलगू चौधरी जुम्मन शेख से सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन शेख हैरान थे। फिर अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया, खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से, मतलब ज़मीन से हो ही जाता है। अगर जुम्मन शेख खर्च नहीं देंगे तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। फैसला सुनकर जुम्मन शेख दंग रह गए। क्या ही कलियुग की
दोस्ती है। जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। लेकिन सभी लोग अलगू चौधरी की सच्चाई की तारीफ करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कर दिया गया। इस फैसले ने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को दुश्मन बना दिया। दोनों में काफ़ी मित्रता थी, लेकिन ये जो फैसला अलगू चौधरी ने सुनाया, इसमें दोनों के बीच में, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में दुश्मनी की भाव उत्पन्न हो गई। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन शेख हर समय बदला लेने की सोचने लगे और उसे शीघ्र ही उन्हें यह अवसर भी मिला। पिछले साल अलगू चौधरी मेले से बड़े बड़े 2 सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता, कुछ काम नहीं होता था। तो अलगू चौधरी ने उसे गांव के साहू जी को बेच दिया। साहू जी ने 150 रुपये में बैल खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई। साहू गांव से गुड़, घी आदि लाद कर मंडी ले जाते थे। फिर मंडी से तेल, नमक लाकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाया था तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशु जैसा बर्ताव किया, न ठीक से चारा पानी दिया और ना ही ठीक से देखभाल किया। आखिर एक दिन कोड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा वो फिर कभी नहीं उठा, यानी वो मर गया। कई महीने बाद अलगू चौधरी बैल के दाम मांगने के लिए साहू जी के पास गए। साहू जी और उसकी पत्नी दोनों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं, यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई है। अलगू चौधरी 150 रुपये गंवाना नहीं चाहते थे। लोगों ने उन्हें पंचायत करने को कहा और वे इस बात पर सहमत हो गए कि अब मैं पंचायत बैठाऊंगा। पंचायत की तैयारियां हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। साहू जी ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। देख रहे हैं ना किस तरह से उसको तो बदले लेने की भावना थी और साहू जी ने उसे ही सरपंच बना दिया। अलगू चौधरी निराश हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सरपंच बनते ही जुम्मन शेख में जिम्मेदारियां आ गई। वे न्याय और धर्म के आसन पर बैठे थे। यह समय निजी या फिर कहिए कि व्यक्तिगत बदला लेने का समय नहीं था। उन्हें केवल सच ही बोलना था। पंचों ने साहू जी से और अलगू चौधरी जी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया कि जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। साहू जी की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वो बैल मारा गया। साहू जी अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दें। अलगू चौधरी चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। ये पंच का फैसला था। अलगू चौधरी खुशी से झूम उठे, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और दोनों गले लग गए। आज पता चला है कि पंच न किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन होता है। पंच में तो
पंच परमेश्वर का वास होता है। पंच परमेश्वर वास करते हैं। अलगू चौधरी रोने लगे। दिल का मैल, उसका जो गंदगी थी, वो जो बदले लेने की भावना था, वो पूरी तरह से मिट गया और मुरझाई हुई मित्रता पुनः हरी भरी हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने आज हमारे मानवीय जीवन में जो संबंधों में जो खटास आ रही है, जो संबंध टूट रहे हैं, उसको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से नासमझी से कहिए कि हमारे आपस की जो मित्रता है, जो गाढ़ी मित्रता है, वो किस तरह से दुश्मनी में बदल जाती है और व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, पंच परमेश्वर जैसी छोटी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग एक अगली कहानी लेकर के आएंगे, फिर उसमें हम लोग बातचीत करेंगे।